So very good morning to all of you. We were discussing respiratory system, and so far we have discussed internal respiration, external respiration, transport of gases, and we were about to discuss cellular respiration, जैसे हम लोग कोशिकीय श्वसन बोलते हैं हिंदी में। कोशिकीय श्वसन हमारे बॉडी के किन दो ऑर्गन्स के बीच में होता है? पहला एल्वियोली एंड बॉडी सेल्स। कोशिकीय श्वसन हमारे एल्वियोली और बॉडी सेल्स के बीच में होता है, जिसे हम लोग इसे शरीर कोशिका या सिंपली कोशिका ये बोल सकते हैं। क्लियर है? कैसे फंक्शन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक बार उसको रिकैप करते हैं। हमारा एटमॉस्फेरिक एयर सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू इन करता है, बाहरी नासिका छिद्र के थ्रू नेशल पाथवे में जाता है, जिसे हम लोग नासिका मार्ग बोलते हैं। वहाँ से होते हुए फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के ऊपर एक एपिग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस एज ए कैप के रूप में यूज़ होता है, जो साउंड के आने पर वो वाइब्रेट करता है और खुल जाता है। फिर वहाँ से ट्रैकिया में एंटर करता है। ट्रैकिया के बाद लंग्स के वेरियस सब डिवीज़न में पास करता है। लंग्स के वेरियस सब डिवीजन्स कौन कौन से हो गए? पहला प्राइमरी ब्रोंकस, जिसे हम लोग प्राथमिक ब्रोंकस बोलते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड फाइनली एल्वियोली में ये एंटर करता है। एल्वियोली में आने के बाद ये बॉडी सेल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या करेगा? इसके पास O2 है और बॉडी सेल्स में पहले से CO2 रहता है। डिस्कस करेंगे CO2 कहाँ से आता है। ये O2 यहाँ एंटर करेगा और ये CO2 यहाँ से होते हुए फिर वापस उसी पाथ से जाएगा जिस पाथ से O2 एंटर किया था। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। एक मान लीजिए एक बॉडी सेल्स को पहले ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा बॉडी सेल्स है एक, ठीक है। यहाँ हमारा न्यूट्रिएंट्स है, जिसे हम लोग हिंदी में पोषक तत्व बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पोषक तत्व हमारे बॉडी सेल्स में आए कहाँ से? एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोगों ने पाचन तंत्र में ये सीखा था या देखा था कि जितने भी 3 जगहों पे बेसिकली हमारा डाइजेशन होता है, बक्कल कैविटी, स्टोमक अर्थात अमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, मुख गुहिका में, छोटी आंत में और अमाशय में होता है। वहाँ से जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स है वो सारे हमारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेस्ट मटेरियल फाइनली एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद ये वेरियस बॉडी सेल्स में ब्लड के थ्रू जाता है। किसके थ्रू? रक्त के थ्रू वेरियस बॉडी सेल्स में पहुंचाया जाता है। ब्लड एक्ट एज ए कैरियर, वो कैरियर की तरह काम करता है। ये वेरियस बॉडी सेल्स में पहुंच तो गए, लेकिन वहाँ तक ये एनर्जी अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एनर्जी में इनका कन्वर्जन नहीं हुआ है। न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। हमारे बॉडी में बेसिकली 3 न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स ही हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये वेरियस बॉडी सेल्स में पहुंच तो गए, लेकिन फाइनली इनका कन्वर्जन एनर्जी में नहीं हो पाया। एनर्जी में इनका कन्वर्जन कैसे होगा? जो हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसी के थ्रू इसका मेन रेस्पिरेशन का फंक्शन है कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू बॉडी सेल्स। ये कैसे होगा? बेसिकली ये कन्वर्जन वो भी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू होगा, कोशिकीय श्वसन के थ्रू होगा। ये बेसिकली 3 स्टेप्स में होते हैं, 3 चरण में होते हैं। कौन कौन से 3 चरण हैं हम लोग उसको देखते हैं। पहला चरण है इसका, जैसे हमारा न्यूट्रिएंट्स आया तो ऑक्सीजन आया। इनफैक्ट जैसे हमारा ऑक्सीजन आया वो एल्वियोली में, ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ ऑक्सीजन आया। सपोज ये O2 यहाँ से एंटर किया, यहाँ से हमारा CO2 पहले से प्रेजेंट था। अब क्वेश्चन आता है कि CO2 ये पहले से यहाँ कैसे प्रेजेंट था? बेसिकली अगर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं, तो हमारा सेल CO2 को जनरेट करता है। CO2 और इंस्पिरेशन के थ्रू CO2 यहाँ जनरेट होता है। जनरेट होने की वजह से यहाँ O2 आता है। अगर यहाँ O2 आ गया, ऑक्सीजन हमारा आ गया, तो क्या इसकी क्या गारंटी है कि CO2 यहाँ से निकल जाएगा? और कैसे निकलता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू निकलता है? अगर O2 आया तो यहाँ तो CO2 ऑलरेडी रह सकता है, वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो निकल सकता है। इसके पीछे एक लॉजिक है पार्शियल प्रेशर, जिसे हम लोग हिंदी में अर्ध दाब बोलते हैं। क्या है ये? पार्शियल प्रेशर। इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, पार्शियल प्रेशर।
अर्ध दाब। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अबाउट 159 होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर अबाउट 0.003 होता है। आप देख रहे हो कितना ये डिफरेंस है दोनों के बीच के पार्शियल प्रेशर में। ऑक्सीजन का 159, CO2 का 0.003। तो ये प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा और फाइनली हमारा CO2 इजीली बॉडी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ठीक उसी पाथवे से निकलेगा जिस पाथवे से O2 आया था। अगेन रिपीट करना पड़ेगा। एल्वियोली से एल्वियोलर डक्ट में जाएगा, एल्वियोलर डक्ट से ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंक्यूल से फिर टर्शियरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, फिर ट्रैकिया, फाइनली हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये मेन मैकेनिज्म है। अगर जिस पाथवे से आ रहा है O2 उसी पाथवे से CO2 जाएगा। क्लियर है चीज़? अब ये होता कैसे मैकेनिज्म? मान लीजिए हमारा न्यूट्रिएंट से ग्लूकोज है, ग्लूकोज आया, न्यूट्रिएंट से ग्लूकोज, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है। ऑक्सीडेशन में होने के बाद ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6 होता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड में। जिसको हम लोग पायरुविक एसिड बोलते हैं। क्लियर है चीज़? ये हमारा फर्स्ट स्टेज में केवल यही कन्वर्जन होगा। ये पहला चरण है, पहला स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन का। दूसरे चरण में क्या होगा? दूसरे चरण जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, दूसरे चरण का नाम है सेकेंड स्टेप का या सेकेंड स्टेज का क्रेब्स साइकिल। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। क्लियर है चीज? क्रेब्स चक्र में क्या होगा? ये 2 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड है, ये ब्रेकडाउन होगा। कैसे ब्रेकडाउन होगा? 2 ATP के थ्रू। हमारा बॉडी का 2 ATP यूज होगा। ATP क्या होता है? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की इकाई भी से बोलते हैं। अब हमारा 2 ATP यूज होगा पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब पायरुविक एसिड फाइनली ब्रेक डाउन किस में होगा? मैं यहां इसे रब कर रहा हूं। पायरुविक एसिड हमारा फाइनली अगेन वन सेकेंड, ये हमारा अगेन किस में ब्रेक डाउन होगा? टू ATP प्लस 2 ATP। कितने ATP हो गए? 4 ATP में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा। हमने 2 ATP पायरुविक एसिड को ब्रेकडाउन में करने में लगाया, हमारे पास 4 ATP आए। क्लियर है? तो फाइनली हमारा कितने ATP का प्रॉफिट हुआ? 2 ATP का प्रॉफिट हुआ, 2 ATP का प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये क्रेब्स साइकिल में फाइनली सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास कितने ATP फाइनली रिलीज होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 2 ATP। 2 ATP यहाँ हमारा ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन करने में लगा, 4 ATP रिलीज हुआ, 4 ATP में 2 ATP माइनस हो गया, तो फाइनली हमारे पास 2 ATP बचा। और ये 1 ATP में बता दें कितनी एनर्जी मिलती है हमें? 1 ATP में 8000 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 2 ATP आया तो 16000 हमें कैलोरी मिल रही है। तो आप समझ पा रहे हो
कि जो हम लोग रेगुलर जितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होती होगी। क्लियर है? तो टोटल 16,000 कैलोरी आई। नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। थर्ड स्टेज हमारा आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें जो हमारा एटीपी रिलीज हुआ एनर्जी आई, अब इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब पहुँचाएगा। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। हमारा एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन जो फंक्शन था वो एनर्जी में ब्रेक डाउन करना, तो वो यहाँ तक हो गया। लेकिन तीसरे स्टेज में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फंक्शन करता है और बॉडी के सेवरल ऑर्गन्स में ये जो एनर्जी हमारे पास आई 16,000 कैलोरी वेरियस ऑर्गन्स में इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू रीच करता है और हमें जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। क्लियर है ये चीज़? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू।